मुझे कहीं और जाना है। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। दूसरी बात, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू है, इस पे बात तो सब कुछ हो चुकी है। देश में तो ये बात 2017 या 2018 से चल रही है। मैंने खुद इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है। और पिछले 3 दिनों में 31 अक्टूबर, 1 और 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट पे इस पे चर्चा हुई। 4 सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल थी। उन चारों के वकीलों ने इस पे अपनी अपनी बात रखी। फिर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बड़ी विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी, और फिर अटॉर्नी जनरल ने भी इसके बारे में कुछ कहा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसके बारे में जो बेसिक इश्यूज हैं, वो तो मेरे ख्याल में जितने लोग इस वेबिनार में शामिल हैं सबको पता है, क्योंकि हम लोग बड़े सबके सभी इस मुद्दे में इंटरेस्टेड रहे हैं शुरू से। इसलिए मैं उस चीजों को दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक दो बातें ही कहना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल में इतने क्लियरली कोर्ट में भी नहीं कही गई। हालांकि मैंने अपने वकीलों को सजा सलाह दी थी, क्योंकि 2 दिन एक दिन के बाद समय था उनसे मिलने का, फिर दूसरे दिन के बाद भी उनसे मिलने का समय था। लेकिन उन्होंने भी जो ठीक समझा वो कहा। लेकिन दो एक बातें हैं। एक बात तो ये है कि अटॉर्नी जनरल ने एक बड़ी बात पे जोर दिया कि मतदाता को उम्मीदवार के बारे में जानने का तो अधिकार है, लेकिन उसको ये जानने का अधिकार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहाँ से आता है। तो मेरा उसमें सिंपल एक जवाब है कि अ, अगर उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार है, तो सवाल यह है कि उम्मीदवार कहाँ से आता है। या कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहे तो उसको उम्मीदवार बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आमतौर पे जो इसका जवाब ये है कि उसको एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेना होता है। हाँ, थ्योरेटिकल और कानूनी तौर पर प्रावधान है कि मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हो सकता हूँ बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लिए। लेकिन ये जो पिछले 50-75 साल का डेटा है, उससे ये साबित हो चुका है कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनका नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चुने जाते हैं उनका नंबर कम हो रहा है। तो आज की संसद में मैं समझता हूँ 4 शायद स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, निर्दलीय। स्वतंत्र कौन है कौन नहीं है ये किसी को पता नहीं है आज की स्थिति में, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार 4 हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का चांस बहुत कम है। इसलिए उम्मीदवार बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिलना जरूरी है। उसी को दूसरे तरीके से कहें कि उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टी ही चुनती है, या किसी भी व्यक्ति को अगर उम्मीदवार बनना है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी ही उम्मीदवार बनाएगी। तो लॉजिक ये है कि अगर उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार है, तो जो उम्मीदवार बनाता है उसके बारे में भी तो जानने का अधिकार होना चाहिए। तो एक तो ये सीधी सी मेरे ख्याल में लॉजिक है कि भाई जो उम्मीदवार बनाता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल साहब को भी ये पता होना चाहिए कि भाई जो कह रहे हैं ये पार्टी के बारे में जानना जरूरी नहीं है, ये उनकी बात किसी हद तक ठीक नहीं है। दूसरा सवाल जो बार बार सॉलिसिटर जनरल कहते रहे कि जो व्यक्ति पैसा देता है यानी डोनर, डोनर की कॉन्फिडेंशियलिटी वो बहुत जरूरी है। और डोनर को ये फंडामेंटल राइट है, उसका प्राइवेसी का राइट है कि वो जिसको मर्जी पैसे दे, और ये उसकी प्राइवेट बात है, ये किसी को पता ना चले। तो इसके बारे में तो जजों ने भी कहा कि भाई देखिए, आप किसी धार्मिक संस्थान को अगर चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो आप उनकी दान पेटी में चुपचाप डाल दीजिए, किसी को पता नहीं चलता।
लेकिन जो लोग राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं वो कोई धर्मार्थ या चैरिटेबल पर्पज से नहीं देते हैं, वो अपना काम करवाने के लिए देते हैं। और यही बात सॉलिसिटर जनरल ने दूसरे शब्दों में कही कि लोग वोट देते हैं उस पार्टी को जिनसे उनको उम्मीद होती है कि उनके लिए, उनके बिजनेस के लिए वातावरण ठीक हो जाएगा। तो वातावरण ठीक होना एक बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं। तो मैं समझता हूं कि जो दलीलें सरकार की तरफ से कोर्ट में दी गई, जहां तक मेरी अपनी समझ है, उन दलीलों में कोई खास दम नहीं था। और जो हमारे वकीलों ने दलीलें दी, हमारे वकील थे प्रशांत भूषण, एक कांग्रेस पार्टी के कोई कार्यकर्ता हैं, उनकी पिटीशन में वकील थे कपिल सिब्बल, एक सीपीएम का की पिटीशन है, उसमें वकील थे शाहदन फरासत, और एक और पिटिशनर थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, कोई एसोसिएशन ही है, उसके वकील थे विजय हंसारिया। इन चारों लोगों ने बहुत अच्छी तरह केस को प्रेजेंट किया, और कपिल सिब्बल ने तो खास तौर पे बड़ी अच्छी तरह किया। उन्होंने ये कहा कि ये इसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, क्योंकि ये इलेक्शन के लिए तो है ही नहीं। ये साल में 4 दफा खुलता है, और ये जब खुलता है उस वक्त इलेक्शन हो ना हो, लेकिन ये खुलता है। इसका इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों को अमीर बनाने का, उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टियों को अमीर बनाने का जरिया है, और पॉलिटिकल पार्टियां इस पैसे से अपने लिए दफ्तर बना लें, अपने नेताओं के लिए मकान बना लें, और उनके लिए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर खरीद लें। उसका चुनाव से कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने तो कहा ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको कहना ही गलत है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देने के लिए किया गया है। और उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, और वो पॉलिटिकल पार्टी उसके पैसा देने वाले के कहने पे कुछ काम करती है, तो ये करप्शन है, और इस करप्शन को हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिलेगा, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई कोई प्रूफ नहीं है कि किसने किसको पैसा दिया। तो सिब्बल साहब ने ये कहा कि ये जो लोग करप्शन और क्राइम करने वाले हैं, उनको पहले ही बचाने के लिए ये तरीका निकाला गया है कि पहले ये करो और इसके बाद क्राइम करो, और उसमें आपको प्रोसिक्यूट करने का कोई तरीका है ही नहीं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जो जो मेरे ख्याल में कोर्ट को भी इसकी इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। और ये जाहिर हो गया, जितना भी प्रेस में रिपोर्ट हुआ है और जो भी कोर्ट में 3 दिन हुआ, कि जो 5 जज हैं बेंच में, उनको ये तो पता लग गया, उन्होंने खुद ही कहा कि इसमें सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी है या सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी है। और वो सेलेक्टिव इसलिए है कि बाकी सबको तो पता नहीं है, लेकिन सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी को पता होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 14 है, वो वायलेट होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ वायलेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट होता है, और ट्रांसपेरेंसी का वायलेट होता है। तो 3 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 19 और 21, ये 3 आर्टिकल वायलेट होते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है और मेरी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों आर्टिकल्स को वायलेट होने की वजह से इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगी और देना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये किसी भी केस में ये कहना कि कोर्ट क्या करेगी, ये एक तो नामुमकिन ही है,
और ये गलत भी है। किसी भी को, मैं भी उसमें शामिल हूँ, किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में भविष्यवाणी करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है। क्योंकि कानून की इंटरप्रिटेशन करने के लिए सबसे समझदार जो संस्था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है वो सुप्रीम कोर्ट है। हम, मैं या हम में से कोई भी अपने आप को चाहे जितना भी फंदे का समझे और कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए या ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, वो अलग बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सबसे बड़ी संस्था या जिस संस्था को सबसे ज्यादा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन पे व्याख्या करने का, वो सुप्रीम कोर्ट है। और हमें उनका ये अधिकार की हमें इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट्स राइट to interpret the law, and I certainly do that. But as a participant in the legal or public discourse in the country, मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। और एक और बात उसके आगे कहने की जरूरत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको गलत करार भी दे दे तो फिर क्या होगा। ये बात वैसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें उससे अलग कुछ किया गया। वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये तो तब होगा जब वो कानून पास हो जाएगा। अभी वो पास नहीं हुआ है। जब वो पास होगा तो उसको शायद भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे और वो फैसला फिर अपने आप ऑटोमेटिकली लागू हो जाए। नहीं, वो अपने आप लागू नहीं होता है, उसको भी लागू करने का अधिकार और लागू करने की ड्यूटी एग्जीक्यूटिव की है, सरकार की है। तो सुप्रीम कोर्ट तो यही कह सकती है कि ये कानून ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे रहे हैं कि उनको ऐसी स्कीम बनानी चाहिए। कल एक अखबार में आर्टिकल आया था, उसमें कहा था कि ये स्कीम ठीक नहीं है, ऐसी स्कीम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्कीम इलेक्टोरल फंडिंग की बनाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है। संसद ही स्कीम बनाएगी या सरकार स्कीम बनाएगी, संसद उसको पास करेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह सकता है कि ये स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। केस बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना इसमें मेरे ख्याल में जितना इसमें इंटरेस्ट देश में और सिविल सोसाइटी में और मीडिया में हुआ, वो काफी, यानी उससे यह अंदाजा लगता है कि जनता को इसके बारे में चिंता है, इसके बारे में कंसर्न है। और उससे ये लगता है कि जनता उतनी क्या कहना चाहिए, एपैथेटिक नहीं है जितनी हम समझते थे। जनता काफी जागरूक है और वो एक बड़ी अच्छी बात है। इस केस का नतीजा कुछ भी निकले, अगर ये निकलता है कि ये स्कीम गैर संवैधानिक है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सुप्रीम को अगर सरकार उस फैसले को मान लेती है तो और भी अच्छी बात है। अगर सरकार उस फैसले को नहीं मानती और कुछ और ऐसा करती है जो जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ये तो अब एक पिछले 20-25 साल से हम लोग समझ गए हैं कि ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं कहना चाहिए, वो संघर्ष और वो जो कोशिश है वो तो चलती रहेगी। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी उम्मीद लगती है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि उम्मीद ज्यादा बढ़ाना जरा बाद में निराशाजनक हो जाता है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अंग्रेजी में उसको कहते हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। यानी मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं उस उम्मीद को लेके बहुत ही चिंतित हूँ कि वो उम्मीद ठीक है कि नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है इलेक्शन कमीशन को कि कुछ सूचना वो पॉलिटिकल पार्टियों से लेके दे।
हालांकि वो बात गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को करने को कहा है वो इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टियों से मांगेगा, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है जी हमें तो पता नहीं है कि किसने दिए हैं, हमें 200 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं लेकिन किसने दिए हैं ये नहीं पता, तो कानूनी तौर पर उस पार्टी से आप ये नहीं कह सकते तुम्हें क्यों नहीं पता, क्योंकि स्कीम ये कहती है कि पार्टी को पता नहीं होना चाहिए। अंडर द स्कीम द पार्टी इज नॉट सपोज टू नो। तो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को ये कहना कि आप सुप्रीम को ये पार्टियों से पूछ के हमें दीजिए, ये सरसा गलत है, और ये जाहिर तौर पे गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सूचना चाहिए थी तो उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मांगनी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सूचना दे सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है, उनको क्या पता है। वो खैर एनीवे 2 हफ्ते बाद उनको पता लग जाएगा, और 2 हफ्ते बाद ही फिर वो अपनी जजमेंट के बारे में सोचेंगे और चर्चा करेंगे। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि 1-1.5 महीने से पहले तो जजमेंट नहीं आने वाली। 1-1.5 महीने के बाद कभी भी आ सकती है, और हो सकता है काफी देर तक ना आए। उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से काफी पहले आ जाएगी, ताकि उस इलेक्शन में इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन अब जो होगा वो देखा जाएगा, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। तो मैं समझता हूँ इतना कहना काफी है। मैं 10-15 मिनट और हूँ, अगर कोई सवाल होगा तो मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मेरे ख्याल में इतना कहना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस याचिका के विषय में जानकारी यहाँ पर दी है और काफी महत्वपूर्ण आपने बातें रखी हैं। तो हम यहाँ पर सीधे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं को इनवाइट करते हैं कि वो एक एक करके अपनी बातें यहाँ पर पूछना चाहते हैं तो पूछें, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर जाना चाहेंगे 10-15 मिनट में। तो सबसे पहले देवेंद्र अग्रवाल जी हैं जो यहाँ पर हैंड रेज किए छत्तीसगढ़ से हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी, आपका क्या प्रश्न है? सर जी प्रणाम। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो व्यवस्था है इसको अगर पारदर्शिता के हिसाब से लाना है तो क्या होना चाहिए जिसमें सही तरीके से काम भी हो सके, और जो लोग इसमें एक्टिव हैं, जिन लोगों का अपन बोल रहे हैं कि करप्शन या रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो कुछ एक बात की जो आई है इसके अंदर में कि इसमें जो दान दे रहा है उसका नाम विपक्षियों को पता चल सकता है या सत्तारूढ़ को पता चल सकता है, उससे किसी भी तरीके का उनको नुकसान की संभावना है, तो इसके लिए क्या सही रास्ता होगा, विकल्प होगा? नहीं, पहले तो देवेंद्र जी ये समझ लीजिए कि इस स्कीम के अंतर्गत जो दान दे रहा है उसका नाम ऑपोजिशन पार्टियों को पता नहीं लग सकता। जो एक पार्टी को दान दे रहा है उसका नाम उनको पता लग सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको पता हो। पहली बात, कानून ये जो स्कीम है उसमें ये प्रावधान है। लेकिन स्टेट बैंक को पता होगा कि किसने क्या बॉन्ड खरीदा और किसने उसको अपने अकाउंट में जमा करवाया। ये इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होगी, और एप्रीहेंशन आशंका ये है कि क्योंकि ये स्टेट बैंक के पास है, ये रूलिंग पार्टी को भी मिल सकती है। तो इससे ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने जो दान दिया है चुनावी चंदे के नाम से, उसका उपयोग जो है किसी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए या सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं, लाभ ये उठाने के लिए देखिए, नहीं किया गया ये है? देखिए, इसका तो अगर मैं खुलेआम भी आपको पैसे दूं और आप कुछ काम करें, तो ये कहना कि इस पैसे देने से ये काम हुआ है, ये डायरेक्टली साबित नहीं हो सकता। ये तो किसी हालत में भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी कंपनी ने एक पार्टी को 500 करोड़ रुपए दिए हैं, और उस पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिससे उस कंपनी को फायदा हो रहा है, तो इसको कहते हैं सरकमस्टेंशियल एविडेंस। ये तो कभी तो किसी चीज में हमारी साबित। पिटीशन में रिलीफ क्या था? हमारी हमारी पिटीशन में पिटीशन का रिलीफ क्या है? हमने हमारी पिटीशन का रिलीफ है कि इस स्कीम को गैर संवैधानिक करके रद्द किया जाए। तो विकल्प क्या है, क्योंकि ये विकल्प पहले नहीं जो नहीं नहीं काला नहीं धन चल नहीं, रहा था उससे तो विकल्प कुछ एक मिनट, बेहतर हाँ था। वही मैंने कहा।
विकल्प बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, विकल्प बनाना सरकार या संसद का काम है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं एज ए याचिकाकर्ता और एज ए सिटीजन ये विकल्प क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा विकल्प ये होना चाहिए कि हर राजनीतिक दल को पूरा का पूरा चंदा डिजिटल पेमेंट से मिले, ताकि सबको पता लगे किसने किसको कितना पैसा दिया है। और मेरी लॉजिक ये है कि आपको याद हो, एक मिनट, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि आप सब्जी वाले को भी पेटीएम से पैसा दीजिए। तो अगर सब्जी वाला पेटीएम से पैसा ले सकता है तो राजनीतिक दल डिजिटली पैसा क्यों नहीं ले सकते? उनके लिए 2,000 रुपए कैश क्यों अलाउड है? उनके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम क्यों बनी है? भाई आप डिजिटली पेमेंट करिए, सबको सबको सब कुछ पता होगा। तो ये जो छुपाया जा रहा है ना, इससे शक होता है कि कुछ छुपाने की बात है। अगर सब कुछ पैसा पारदर्शी तरीके से आएगा तो फिर कौन किसके लिए क्विड प्रो कर रहा है, किसको कौन फायदा कर रहा है, वो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये छुपाया जाना जो है ये ही शक की वजह है। सर, एक सर्वविदित सत्य है कि ना तो चंदा देने वाला या दान देने वाला जो है बिना स्वार्थ के देता होगा, और ना ही लेने वाला बिना स्वार्थ के लेता होगा। दोनों तो के अपने अपने जब ये दोनों ही जब ये कंडीशन में होते हैं। सर्वविदित सत्य है तो इसको छुपाने की क्या जरूरत? नहीं, सर्वविदित सत्य के अंदर में तो ये दोनों के बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको छुपाया जा रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग जनता और देश के लिए घातक हो सकती है। जब हम किसी सोसाइटी देवेंद्र जी, अब आगे भी हम कुछ प्रश्न ले लें हैंड रेज, क्योंकि सर जाएंगे, लीव करेंगे 5-10 मिनट में, तो प्लीज अपना शॉर्ट कर लीजिए, है ना, प्लीज देवेंद्र जी प्लीज। सर ले लीजिए आप सवाल, बहुत जरूरी। थैंक यू सर, बहुत अच्छे जवाब मिले आपसे, धन्यवाद। कार्तिक गोयनका जी हैं, कार्तिक गोयनका जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। अब आप अपने लोग जो प्रश्न पूछें तो थोड़ा शॉर्ट में कॉन्साइज में पूछे, ताकि अन्य पार्टिसिपेंट्स का भी मतलब इसमें ले लिया जाए क्वेश्चंस। प्लीज गोयनका जी। नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये था कि आपने जैसे बताया कि सॉलिसिटर जनरल जी ने और अटॉर्नी जनरल जी ने एक डोनर का पर्सनल डेटा ब्रीच होगा और एक उम्मीदवार से मांगने का हक है पर पार्टी से मांगने का हक नहीं है, ये बताया। लेकिन आखिरी में उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट की थी कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो जो हमेशा स्टेट एक नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को एज अ वेपन यूज करता है कोई भी इंफॉर्मेशन डिनाई करने को, तो उसके ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी वाला मुद्दे में कितना दम है? देखिए, अगर मतदाताओं को ये पता लगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने चंदा दिया है, मेरे ख्याल में इससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। उसकी उलट बात यह है कि अगर विदेशी कंपनियों को भारतवर्ष में सब्सिडरी कंपनी बना के उनके थ्रू पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देना अनोनिमस तरीके से परमिटेड है, तो देश की सिक्योरिटी को खतरा है। क्योंकि कोई असला और हथियार बनाने वाली कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहे तो वो अपनी सब्सिडरी के थ्रू रूलिंग पार्टी को 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 500 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए देगी और वो कहेगी जी हमारे आर्म्स लीजिए, और वो उन आर्म्स की सूचना हमारे दुश्मन कंट्रियों को भी देगी। तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। जब हम विदेशी पैसा राजनीति में लाने के लिए तैयार हैं, राजनीतिक दलों के लिए, तो उससे नेशनल सिक्योरिटी को ज्यादा खतरा है, बजाय इसके कि हमारे अपने नागरिकों को ये पता लगे कि भाई कौन सी कंपनी कौन सी पार्टी को पैसे। इसमें देश को खतरा कहां से हो गया? अरे भाई, आप और मैं ही तो देश है, और देश कौन है हमें नहीं पता, और विदेशी कंपनियां पार्टी को चंदा दे रही हैं और पार्टी सरकार में असले खरीद रही है और एयरपोर्ट बेच रही है और पाइपलाइन बन रही है।
वो क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, उसमें देश को खतरा है। तो देश को खतरा तो इस स्कीम से है भाईजान, मैं समझता हूँ कम से कम। सही कहा सर आपने, स्कीम से है। और ये धन्यवाद जो सर। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस तरह से ये काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनसे भी खतरा हमें लगता है देश को है। योगेश जी आपका प्रश्न क्या है? अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर पहले तो नमस्कार सर, मैं एमपी स्टेट से आता हूँ। हम्म। सर मुझे जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर मुझे स्टेट में तो ओबीसी में कंसीडर किया जाता है, बट जैसे ही सेंट्रल में जाते हैं वहां मुझे जनरल में कंसीडर किया जाता है। तो सर अगर मुझे जनरल में कंसीडर किया जाता है तो सर मैं क्या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकता हूँ? ऐसा कोई कुछ होता है क्या सर? देखिए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, और इसका ये इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई ये रिश्ता नहीं क्वेश्चन है। हम आपका बाद में लेंगे। हमारे बीच में बीरेन साहब हैं, इसके बाद बीरेन साहब आएंगे हमारे बीच में और आप लोगों को सब जानकारी देंगे ये लीगल पॉइंट्स जी पर। तो थोड़ा सा आप होल्ड करिएगा, हम सिर्फ यहाँ पर जी जी। वो प्रश्न अभी ले रहे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है, और याचिका डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लगाई थी, छोकर साहब ने, और एडीआर और कॉमन कॉज के माध्यम से, और अन्य 4-5 पिटिशनर यहाँ पे थी, इस तरह उन्होंने बताया। उसके बारे में जो अभी जजमेंट आने के पहले जो उनकी हियरिंग हुई है उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कर रहे हैं, ले रहे हैं। आप लोग यदि और कोई हैं तो हैंड रेज प्लीज करें, क्योंकि आपके हैंड रेज नहीं दिख रहे हैं। जय कृष्णा साहब आप थे शायद यहाँ पर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे जय कृष्णा साहब। शिवानंद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जगदीप जी, चोकर जी नमस्कार, वंदे मातरम। न, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपको नमन करता हूँ। हम लोग पता नहीं पैदा होने के बाद जयप्रकाश नारायण जी को नहीं देख पाए, मगर आपको देख रहे हैं। यही है जो चीज अभी आप बोल रहे हैं, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग्स करता हूँ, और बार बार मन में वही आता है कि हम लोग आरटीआई के बारे में तो बात करते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर इस देश के अंदर सब चीजें आ जाए, मगर जो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में बिल बनाएंगे, अभी तक जो जनरेशन हम लोग देख चुके हैं, और इसके बाद जो भी बिल पास होगा, अभी इनका गले में बांधने के लिए, बिल्ली का गला में बांधने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी पैदा नहीं होगा। इसलिए वो डेमोक्रेसी में हम लोग रखे, प्रेशर ग्रुप रखें। मुझे आपको ये जानना है कि एडीआर इस देश के अंदर ऐसा कुछ प्रेशर ग्रुप बनाने का कुछ सपना रखा है क्या भविष्य में? जैसे हम लोग, जैसे आप अकेला लड़ रहे हैं, आपके साथ कुछ जितने मान्य ज्ञानी आदमी होंगे, हम उनसे तो अभी मुलाकात नहीं हो पाया है, वो जो भी टीम आपके साथ काम कर रहे हैं, अभी हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो हर एक पिन कोड में, हर एक देश के अंदर, हर एक जगह एडीआर का कोई प्रेशर ग्रुप टीम, जैसे बिना प्रेशर ग्रुप का कभी डेमोक्रेसी सक्सेस होगा ही नहीं। ये तो कहीं पे हुआ ही नहीं इतिहास में। तो ये जो प्रेशर ग्रुप बनेगा, जो सरकार के ऊपर दबाव डाले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव डाले कि आरटीआई के अंदर हम लोग, आप जैसे बोले अभी सब्जी वाला को तो यूपीआई पेमेंट मांग रहे हैं, और हम खुद छुपा के रख रहे हैं अपना हिसाब। तो जो भी काला कारनामा इस देश के अंदर चल रहा है, ये अनवरत चलता रहेगा। ये इतिहास बोल रहा है कि ये चलेगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जैसे आपका जीवन काल अभी खत्म होने वाला है, बोल रहे हैं कि ये तो कितना 25 साल से आप लड़ रहे हैं, और कितना साल लड़ना पड़ेगा। मगर इन इन पीढ़ी अभी जो उसके बाद जो इस देश के अंदर आ रहे हैं, जो बिल बनाएंगे, जब वोट देने का अधिकार है, हमको वोट लेने का अधिकार नहीं है। मैं वोट दे रहा हूं, मगर मेरा वोट नहीं वापस सकता। 5 साल के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश को बेच दे। तो एडीआर का ऐसा कुछ सपना है जगदीप जी, जो प्रेशर ग्रुप बनाए, और इस देश को बचाने के लिए काम वही लोग ही कर पाएंगे जो न्यूट्रल लोग होंगे इस देश के अंदर। देखिए जय कृष्णा जी, एडीआर के बहुत सपने हैं, और एडीआर में मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं, और प्रवीण भाई यहाँ हैं। और आपने जो बड़ा अच्छी बात कही, जो मुझे बात बहुत पसंद आई, कि मेरा जीवन काल तो समाप्त हो जाएगा, मैं 78 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे से उम्र में छोटे हैं। और मैं देख रहा हूँ कार्तिक गोयनका जी भी यहाँ हैं। इस तरह के बहुत नवयुवक और नव युवतियां देश में हैं जो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और प्रेशर ग्रुप, हमारे साथ काम करने वाले लोग देश की हर स्टेट में हैं। हमारे एसोसिएट हैं जो नेशनल इलेक्शन वॉच के नाम से जाने जाते हैं, और हर स्टेट में हमारे साथी हैं, और बहुत से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। और आपने मेरा नाम जयप्रकाश नारायण जी के साथ दे लिया, वो तो मुझे तो बहुत उससे शर्म, अपने आप में बहुत वो लगता है कि आप मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और मैं करता रहूंगा। और मेरे बाद मेरे साथी और कार्तिक जैसे लोग बहुत हैं देश में, वो करेंगे। प्रेशर ग्रुप तो सब जगह हैं,
और बनाए, जो बनाना चाहे प्रेशर ग्रुप बना ले, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और एडीआर के साथ जुड़ने के लिए भी जो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। लेकिन ये बात हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे कर रहे हैं, तो अब जरा वहीं चर्चा सीमित रखें तो अच्छा है। जी धन्यवाद। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन यदि है तो इंजीनियर पवन कांत जी, आप क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज आपने किया हुआ है। तो सभी को जय हिंद जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और चौहान सर को तो मैं आपको तो बहुत यानी नमन करना चाहूंगा, और एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग हो रहा है, उसी तहत आज हम आपको मतलब जुड़ पा रहे हैं। आपके तहत जो फेसबुक में भी सारा चीज यानी प्रयास किया जा रहा है, उस तहत हम जैसे नए युवक को जो जानकारी मिली, उस तहत हम नए इलेक्ट्रॉनिक के तहत, नए मीडिया के तहत, नए जनरेशन के तहत किस प्रकार से और पार्टिसिपेट कर सके। अगर आप एक और ऐसा वेबिनार रखकर, जिस समय आप थोड़ा सा और कीमती समय निकालकर चलिए इस विषय चलिए, पर बात करें। इस्लाम जी, इस बात पर अपन चर्चा करेंगे आगे भी, आप लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। और जी, माननीय प्रवीण जी भी थैंक यू हैं, जी। तो निश्चित तौर पे हाँ, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सब केंद्रित करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित प्रश्नों पर। बीरेंद्र साहब, कुछ आपके सुझाव या कुछ इस तरह से हैं, कुछ बातें आप रखना चाह रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब जाने वाले थे। हाँ जी, मैं उनका चूंकि इसमें समय यहाँ नहीं, यदि आप आपका अपना पक्ष तो है ही है वो हाँ रखना, लेकिन हमारा मतलब है यदि आप भी चूंकि एक स्पीकर हैं इसमें और कुछ अपनी बातें जैसे शेयर करना चाहते हैं, जगदीप साहब से शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपनी बातें कुछ है तो जी, प्रवीण सर। मैं इस टॉपिक पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, 15-20 मिनट टाइम मिले तो तो वो मैं शेयर करूंगा। वो अपन जस्टिस के बाद अपन रखेंगे। हाँ, ओके ओके। आर्थिक जी, आप कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। सर मेरा सवाल ये था कि अगर किसी डोनर के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी लाई और वो पॉलिसी इन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो क्या स्टिल वो करप्शन में आएगा? एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे इस समय हमारी ये केस चल रही है साइमल्टेनियसली दिल्ली एक्साइज ड्यूटी के नाम से आम आदमी पार्टी पे सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। तो वहां पे भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का डिस्प्यूट है उसके अंदर मनी ट्रेल फाइंड नहीं हो पा रहा है। तो वो भी पॉलिसी इन जनरल बोला जा रहा है कि इन जनरल दिल्ली गवर्नमेंट के हित में है। तो ये मनी ट्रेल जो वहां पे फाउंड नहीं हो पा रहा है, क्या इसका भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जाता है? तो ये दो मुद्दों पे मुझे जानकारी चाहिए। देखिए, पहला सवाल तो मुझे समझ में नहीं आया। दूसरे सवाल में, ये जो दिल्ली में एक्साइज का केस चल रहा है, इसका इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। पहला सवाल अगर आप दोहरा दें तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। हाँ सर, मेरा पहला सवाल ये है कि डोनर डोनर अगर पैसे देता है सरकार को, मतलब वो पार्टी को जो सरकार में है, तो सरकार कोशिश करती है कि कुछ उसके हित में फैसले लिए जाए। तो अगर उसके हित में कोई फैसला लिया जाता है जो अन्य पब्लिक के भी हित में है, तो क्या उसे स्टिल करप्शन माना जाएगा? नहीं नहीं, देखिए, अगर वो अन्य पब्लिक के हक में है तो वो सभी के हक में है। तो उसमें उसके हक में खास तौर पे होने का क्या मतलब? अगर वो जनरल पब्लिक, वो जो डोनर है वो भी तो जनरल पब्लिक का हिस्सा ही है ना। तो अगर मैं पैसा दे रहा हूं और सरकार अच्छे काम कर रही है, सड़कें बना रही है, स्कूल खोल रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। उसको छुपाने की क्या जरूरत है? वो क्यों आएगा करप्शन में? लेकिन प्रॉब्लम यही होती है जब आप डोनर पैसा देता है और अगर उसको आप ऑन बैलेंस देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट कम होता है, प्राइवेट इंटरेस्ट ज्यादा होता है। देखिए, सड़क बनी, सड़क का पब्लिक इंटरेस्ट तो है, लेकिन अगर सड़क की असली कीमत 300 करोड़ है और वो ठेका 900 करोड़ में दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? तो प्रवीण जी, मैं जानना चाहूंगा ये कि मुख्तार अहमद साहब का सवाल लेके उसके बाद फिर मैं इजाजत चाहूंगा। यस सर, मैं एक मुख्तार अहमद जी बात में प्लीज। रखूंगा। मुख्तार भाई, अनम्यूट। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्कार सभी को। नमस्कार। फिर म्यूट हो गए आप।
मुख्तार भाई अनम्यूट कीजिए प्लीज। हुआ? जा रही है आवाज? यस। अच्छा, ये हमारे जो जनरल सॉलिसिटर साहब ने जो कहा था कि पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है, तो हम लोगों ने जो पब्लिक ने जो विपक्ष पार्टियों को वोट दे करके जो जिताया था उसको भी नॉलेज में तो नहीं आता है, किसी को भी जानकारी नहीं मिल रही है। आपकी आवाज कट रही है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ आवाज आपकी कट कट के आ रही है, ठीक से नहीं आ रही। यस सर। अभी टावर का कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अभी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, अभी आवाज आपकी आ रही है, प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हमारे पब्लिक सॉलिसिटर ने जो कहा था, जनरल सॉलिसिटर ने, सॉरी, कि पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है, तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसको वोट दे करके पब्लिक ने ही भेजा है वहां पे, उसके भी नॉलेज में नहीं है। तो इसके ऊपर एक सवाल था। दूसरी बात ये है कि आपने जो एडीआर का जो ये रुपया जो भी डोनेशन जो जा रहा है, तो ये जितने भी लोग हैं सभी का सब टैक्स पेयर है, सब टैक्स दे करके ही ये करते हैं। अब वो प्राइवेट में जा करके जो डोनर हो जाता है, जो टैक्स ले करके डोनेट कर देता है, फिर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिस्टम हो जाती है, उसके हक में सरकार सोचती है और पब्लिक के हक में नहीं सोचती है। तो ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा तो मैं तो सोचता हूँ ये गलत है, तो मैं आपको ये कैसे बता दूं ऐसा क्यों? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ये गलत है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं क्या दूंगा आपको? मैं तो इसके नहीं लिए मानता। हम लोग को क्या करना चाहिए? आप जो चाहें करें, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम अदालत में लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में, और क्या करें? सर, आप जुलूस निकालिए, जनता को जागरूक कीजिए, वो आपकी मर्जी है। सही है। यहाँ पर पल्लव जी ने एक कमेंट यहाँ पे किया हुआ है चैट बॉक्स में। उनका कहना है कि गवर्नमेंट कहती है कि आम जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड से या गवर्नमेंट को कहाँ कैसे मिल रहा है, चाहे वो पीएम केयर फंड हो या आपका ये हो इलेक्टोरल बॉन्ड। तो उनका ये कहना है कि फिर गवर्नमेंट को भी ये जानने का अधिकार नहीं है कि पब्लिक कहाँ से फंड प्राप्त कर रही है, कहाँ से पैसे इकट्ठा कर रही है। बहुत सही तो बात। ये सवाल नहीं है, ये कमेंट है, और मैं उनसे एग्री करता हूँ। एक रविंदर जी का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में फिर विदा लूंगा। जी हाँ, रविंदर जी। हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। जी सुन पा रहे हैं। आप परिचय दीजिए अपना, कहाँ से? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लिमिट थी पहले कि एक सीएसआर के अंतर्गत आप कुछ परसेंटेज तक ही पॉलिटिकल डोनेशन दे सकते हैं, जो रिमूव कर दी गई थी, उसका भी एक पॉइंट है। तो क्या ये अनलिमिटेड करना, चाहे आपकी कंपनी लॉस में है, क्या ये कॉर्पोरेट फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए है मंशा? बिल्कुल है। ये उसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं सर, कोर्ट में गए हुए हैं। बिल्कुल गलत है ये। या अगर कोई एक बंदा एक पर्सन अपने हिसाब से पैसा देना चाहता है, तो वो कभी अनलिमिटेड नहीं देगा। उसको अपना घर चलाना है, समाज में रहना है, कुछ पैसा भी चाहिए। लेकिन एक कंपनी ही ऐसा है कि अगर चाहे वो लॉस में भी चल रही है, वो भी पूरा अपना पैसा जितना मर्जी दे, उसका पता ही ना लगे। तो ये तो और भी बहुत गलत बात है कि अनलिमिटेड करना और इससे कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना, which is not good for the and I salute your team to taking this up and going on for this. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज ऐड करूंगा चोकर साहब, जो रविंदर भाई ने कहा उसी पे, कि ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, दूसरी अनलिमिटेड पैसे की बात आती है फॉर लॉस मेकिंग कंपनी ऑल्सो। पहले ये नहीं था, अभी तो लॉस मेकिंग कंपनी है, वो भी पैसे चाहे जितने भी दे दे, तो वो किसके साथ धोखा कर दिया? अपने शेयर होल्डर के साथ धोखा करती है, उनको मालूम भी नहीं है। प्रवीण भाई, ये कोर्ट में आर्ग्यू हो चुका है। वेरी गुड सर, विस्तारपूर्वक आर्ग्यू। You are the custodian. You means the boss of the corporate who are donating money. शेयर होल्डर डेमोक्रेसी भी वायलेट हो रही है। Yeah, that is exactly what I am saying. कि आप किसी का पैसा किसको दे रहे हो, ये क्या तमाशा है? ये कोर्ट में कहा जा चुका है। वेरी गुड। और कोर्ट की समझ में आ चुका है। अब वो इसको माने ना माने, उनकी मर्जी। हाँ, मतलब ये सीधी बात है कि लॉस में भी जा रहे हैं, फिर भी हम पैसे दे रहे हैं, उसका मतलब वी आर बाइंग फेवर्स। हम कोई फेवर खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं। सही है। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे भाई, इनको थोड़ा वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जगदीप छोकर साहब हमारे बीच में आए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के आप फाउंडर हैं, वर्तमान में आप चीफ हैं, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता रहता है। समय समय हमारे पर हम लोगों को आप मार्गदर्शन देते रहते हैं, और इसके पहले भी आप कई कार्यक्रमों में आए हैं। तो हम पूरे अपने इस ग्रुप की तरफ से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबकी तरफ से सर हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और इसी तरह से आप बीच बीच में आते रहें और लोगों को इसी तरह से प्रेरणा देते रहें कि वो भी कुछ आपके साथ जुड़ करके इस तरह से आगे हम लोग करते रहें और आपके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको पुनः किसी कार्यक्रम में हम साथ पाएं।